मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में। मैं डॉक्टर विनीत शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम किस प्रकार से अमल में लाएंगे। विद्यार्थियों, नीति निर्देशक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया गया है पिछले 72 वर्षों से। उसका संक्षिप्त विवरण जो है हम इसमें देखेंगे कि सामाजिक न्याय और जन कल्याण। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह सरकार को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से नीतियों का निर्धारण करना है। उसमें सबसे पहले बात आती है कि सामाजिक न्याय और जन कल्याण। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों, पिछड़े वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया। उन्हें शिक्षा, छात्रवृत्तियां, रोजगार देना, लाइसेंस, परमिट आदि देने में सरकार ने उदारता दिखाई है। 2005 में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सरकार को उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। समाज में महिलाओं को उचित स्थान सुनिश्चित करने के लिए बहुत से कानून बनाए। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संबंधी कानून शोषण से महिलाओं की रक्षा की गई है। और 1976 के समान वेतन अधिनियम के अनुसार कोई भी मालिक स्त्रियों को कम भुगतान नहीं देगा, विशेषकर उस काम के लिए जो दोनों एक साथ करते हैं। मतलब स्त्री पुरुष जो है एक साथ जो काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, उनके लिए समान वेतन दिया जाएगा। 2002 में संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य था कि देश भर में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और शिक्षा के अधिकार का विधेयक 2009 में संसद में प्रस्तुत किया गया। समाजवाद और आर्थिक कल्याण। विद्यार्थियों, इस दृष्टि से बहुत सी नीतियां अपनाई गई। जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों के द्वारा संपत्ति के उचित बंटवारे की कोशिश की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवारों के एक व्यक्ति को एक वर्ष से 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। और अब ये व्यवस्था देश के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। विभिन्न राज्यों में कई रोजगार गारंटी योजनाएं भी लागू की गई हैं, जैसे कर्नाटक की अंत्योदय योजना, महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना, आंध्र प्रदेश की विशेष रोजगार योजना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल की विशेष योजनाएं चालू की गई हैं। और इन योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों, हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। गोवंश की रक्षा के लिए पश्चिमी बंगाल, केरल, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर और सभी राज्यों में कारगर कदम भी उठाए गए हैं। विद्यार्थियों, राजनीति, प्रशासनिक और कानूनी मामलों के अंतर्गत जहां तक कानूनी मामलों का प्रश्न है विद्यार्थियों, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। 73 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई है कि पंचायतों में समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले और उन्हें पर्याप्त शक्तियां और वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाएं। पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। जम्मू कश्मीर, नागालैंड को छोड़कर शेष सभी राज्यों में संघ शासित क्षेत्रों में कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पूर्णतया पृथक किया जा चुका है। अब जम्मू कश्मीर में भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो चुकी है। कई राज्यों में कानून सहायता सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जा चुके हैं ताकि गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके। फौजदारी मामलों के में हर व्यक्ति जो अपने बचाव के लिए स्वयं वकील नियुक्त नहीं कर पाता है, राज्य की ओर से कानूनी सहायता प्रदान भी की जाएगी। विद्यार्थियों, विदेश नीति के अंतर्गत भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत सैनिक गुटों से दूर रहकर विश्व शांति को बढ़ावा देना है। हमने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद और पर आधारित नीतियों का सदैव विरोध किया है, हमेशा विरोध किया है। और यूएनओ को समय समय पर सैनिक और गैर सैनिक दोनों तरह की कार्यवाही करनी पड़ती है। भारत ने इन अवसरों पर राष्ट्र संघ की भरपूर मदद की है और चीनी गणराज्य को राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने में भारत का विशेष योगदान रहा है। 1998 में भारत ने सीमित संख्या में परमाणु विस्फोट किए और भारत की परमाणु क्षमता पूरी तरह सुरक्षात्मक भी रही। इसमें आक्रामक तेवर बिल्कुल भी नहीं था और इराक में स्थिरता और लोकतंत्र बहाल किए जाने के लिए भारत प्रतिबद्ध रहा है। और चीन और भारत के बीच आर्थिक सहयोग में भी काफी वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए सरकार पूरी तरह से भरपूर प्रयास कर रही है और निरंतर कार्यरत भी है। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है, क्या संबंध है।
सबसे पहले विद्यार्थी संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें समता का अधिकार हमने देखा, भाषण, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का और शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे भाग में हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, न्याय को प्राप्त करने के लिए इन दोनों के आय संबंधों को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम देखें तो विद्यार्थी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में प्रमुख अंतर दिखाई देता है हमें। इसी से जुड़ा प्रश्न यह है कि दोनों में यदि परस्पर विरोध हो तो किसे मान्यता दी जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि अधिकारों को न्यायालयों द्वारा लागू कराया जा सकता है, किंतु नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है विद्यार्थियों। यदि नागरिकों के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है, परंतु यदि कोई नागरिक बेरोजगार है, न्यायालय के द्वार नहीं खटखटा सकता है। यह ठीक है कि राज्य को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे नागरिकों को रोजगार मिल सके, परंतु सरकार को कानूनी तौर पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि वे सब लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा पाए। जितने उसके पास संसाधन होंगे, आर्थिक संसाधन होंगे सरकार के पास, उसी के आधार पर ही वह रोजगार उपलब्ध करवा सकता है। दूसरी बात आती है विद्यार्थियों मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता से संबंध रखते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक व आर्थिक न्याय पर बल देते हैं। विद्यार्थियों मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, परंतु नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विद्यार्थियों ये स्वतंत्रता दी गई है, कानून के समक्ष समता का अधिकार, भाषण और सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार, समुदायों और संघों के निर्माण की आजादी दी गई है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इन अधिकारों का लक्ष्य यह होता है विद्यार्थियों के देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। इन अधिकारों का लक्ष्य यह है कि देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए, परंतु राजनीतिक लोकतंत्र ही काफी नहीं है। हमारा उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में न्याय प्रदान करना, न्याय की स्थापना करना। यह नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं कि राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे भौतिक संपत्ति गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं हो, बल्कि पुरुष और स्त्रियों की शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। और राज्य के भौतिक साधन यदि इजाजत दे तो बेकारी और बुढ़ापे, बीमारी, अंग भंग की स्थिति में नागरिकों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। इसके बाद विद्यार्थियों अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्वरूप जो है सकारात्मक है। मौलिक अधिकार राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते भी हैं, जैसे कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि राज्य नागरिकों की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाएगा, तब किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण बताए बिना उसे बंदी नहीं रखेगा। इसके विपरीत नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को यह आदेश देते हैं कि वह अपनी नीति इस प्रकार निर्धारित करे जिससे सब नागरिकों की जीविका के साधन उपलब्ध हो सके और समान कार्यों के लिए इससे पुरुषों को समान वेतन मिल सके और समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक शोषण नहीं हो, आर्थिक कल्याण स्थापित हो। नीति निर्देशक सिद्धांत स्थगित नहीं किए जा सकते। सामान्य स्थिति में मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, परंतु आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों का लागू किया जाना रोका भी जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों पर यह सीमा नहीं है, इन्हें किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। नीति निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और रक्षा से भी संबंध रखते हैं। राज्य को आदेश दिया गया है कि वह इस प्रकार कार्य करे जिससे राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कायम हो सके। इसके विपरीत मौलिक अधिकार का संबंध भारत की सीमाओं में रहने वाले लोगों से है। इस दृष्टि से नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है। विद्यार्थियों दोनों के बीच यदि विरोध होता है तो किसे मान्यता मिलेगी। उच्चतम न्यायालय के कुछ प्रमुख ऐसे निर्णय हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विरोध हो तो दोनों में से किसे मान्यता दी जाएगी। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम उच्चतम न्यायालय के विविध निर्णयों की विवेचना करेंगे। आमतौर पर मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्थान गौण हो जाता है। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विरोध की स्थिति में किसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो विद्यार्थियों तत्कालीन मद्रास राज्य ने मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित की थी और राज्यों ने के इस निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई कि इससे समता के अधिकार को क्षति पहुंचती है। दूसरी ओर राज्य की ओर से यह दलील भी दी गई कि स्थान आरक्षित किए जाने के कारण अनुच्छेद 46 में दिया गया यह निर्देश है कि दुर्बल वर्गों के आर्थिक और शैक्षणिक हितों की अभिवृद्धि की जाएगी। और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं,
तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिकारों के समान महत्व दिया जा सकता है, अर्थात अधिकारों को मुख्य स्थान प्राप्त है तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्थान गौण है। उपरोक्त निर्णय 1951 में दिया गया था। 1967 में गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर यह निर्णय दिया कि संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिसे मूलभूत अधिकारों में कमी की जाए या कटौती की जाए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रीवी पर्स के मामले में भी गोलकनाथ केस में दिए गए निर्णय का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में भी न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रश्न केवल उचित मुआवजे का ही नहीं है। कुल मिलाकर यदि कोई अधिनियम तर्कसंगत नहीं है तो भी न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, निजी अधिकारों की तुलना में सार्वजनिक हित का ज्यादा महत्व होता है। व्यक्तिगत अधिकारों का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है, पर गोलकनाथ के केस में उच्चतम न्यायालय ने यह स्वयं को ऐसे निर्णय दिए थे स्वयं ने कई ऐसे निर्णय दिए थे जो कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में समन्वय की आवश्यकता है। जैसे कि जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार कानूनों को उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर उचित ठहराया कि संपत्ति का उचित बंटवारा होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के ये निर्णय स्पष्ट रूप से नीति निर्देशक सिद्धांतों पर ही आधारित थे। न्यायालय ने जमींदारों की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि जमींदारी उन्मूलन कानूनों से उनकी संपत्ति के अधिकार को चोट पहुंची है। इसी प्रकार विजन कॉटन मिल्स वाले मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या सरकार ऐसा कोई कानून बना सकती है जिसका उद्देश्य मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करना हो। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 43 राज्य को यह आदेश देता है कि मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी दिलाई देनी चाहिए जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सकें। मिल मालिकों को कारोबार की स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए मिल मालिकों के अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। गोलकनाथ केस और प्रीवी पर्स के मामले में जो निर्णय दिए गए उनके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। इसलिए 1971 के 25वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई विद्यार्थियों की नीति निर्देशक सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए यदि कोई कानून बनाया जाता है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। बाद में केशवनाथ भारती के मामले में 1973 उच्चतम न्यायालय स्वयं गोलकनाथ केस के निर्णय को उलट दिया था और न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया विद्यार्थियों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। हाँ, संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता कि उसके बुनियादी ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को ही समाप्त कर दिया जाए। इस निर्णय में यह निष्कर्ष निकलता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में कोई स्वाभाविक और या अंतर्निहित विरोध नहीं है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक है। विद्यार्थियों, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत काफी सीमा तक एक दूसरे के पूरक हैं और मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। इस प्रकार से एक दूसरे के वे पूरक हैं। उच्चतम न्यायालय ने चंद्र भवन बोर्डिंग नामक केस में कहा था कि व्यापार की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि हम दूसरों का शोषण करने लगे। संविधान के भाग 3 में भी जो अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार है, परंतु भाग 4 में दिए गए सिद्धांत भी देश के शासन में मौलिक स्थान रखते हैं। अतः कुल मिलाकर दोनों के बीच संघर्ष या विरोध का कोई प्रश्न नहीं होता, वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी बात को जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच मेल मिलाप करना होता है। संविधान अधिकारों को बहुत ऊंचा दर्जा प्रदान करता है, पर साथ ही नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी अपना एक महत्व है। वे अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर ही संविधान की आंतरिक भावना को प्रकट करते हैं। इन दोनों को हम संविधान की सच्ची आत्मा कहेंगे। तो इस प्रकार से जस्टिस चंद्रचूड़ ने दोनों के ही महत्व को सर्वोपरि बताया। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के मेल मिलाप के द्वारा ही हम अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्पष्ट रूप से उच्च तक कर सकते हैं, सभी को प्रोवाइड करा सकते हैं और समाज में ये स्थापित कर सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है बिना मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के नहीं हो सकता है।
इस प्रकार से ये कहा जा सकता है विद्यार्थियों की इन दोनों भागों के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा न्यायालय ही करेगा और न्यायालय ये देखेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए मौलिक अधिकारों पर किस सीमा तक रोक लगाई जा सकती है। इन दोनों के बीच में समन्वय कोऑर्डिनेशन उत्पन्न करने का काम न्यायालयों का है और 1987 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि डाक तार विभाग की दिहाड़ी कर्मचारियों को वही वेतन और भत्ते दिए जाएं जो उन श्रेणियों के स्थायी कर्मचारियों को दिया जाता है। इस संबंध में न्यायालय ने संविधान के उस नीति निर्देशक सिद्धांत का हवाला दिया जो यह आदेश देता है कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहाँ समाज की व्यापक रूप से बात आती है वहाँ पे व्यक्ति के निजी मौलिक अधिकारों को न्यायालय को उसे स्थगित करना पड़ता है और सामाजिक हित को देखते हुए ही नीति निर्देशक सिद्धांतों को अमल में लाना होता है। इन दोनों में आपस में समन्वय बनाने का जो कार्य है वह न्यायालय के माध्यम से ही किया जा सकता है और न्यायालय ही एक सर्वोत्तम निर्णय दे करके इसको व्यवस्थित कर सकता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होता है जिसमें हमने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में आपस में तारतम्य को हमने समझा, उसके अंतर को हमने समझा और किस प्रकार से इसे लागू किया जा सकता है उसको हमने समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ध्यान देंगे कि चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना किस प्रकार से हुई और चीन में मौलिक अधिकारों का क्या वजूद है और किस प्रकार से मौलिक अधिकार वहाँ पे अपनाए गए हैं और किस प्रकार से वहाँ की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वहाँ पे अमल में लाए जाते हैं। इसके साथ ही यह वीडियो यही समाप्त होता है। नमस्कार एंड धन्यवाद।